हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इन्वायरमेंट। हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं इन्वायरमेंट, तो हमारे मन में कुछ सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे कि किस जगह का इन्वायरमेंट कैसा है। स्टडी के लिए एक स्टूडेंट को ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए। तो इन सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है इस वर्ड के बारे में कि इन्वायरमेंट का मतलब हो सकता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास किस तरह के लोग रहते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब एक्चुअली में यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कि एवरीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड होता है, जो उसे सराउंड करता है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। जैसे कि इस वर्ड का ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो एक फ्रेंच वर्ड है इन्विरोन, इन्विरोनर। इसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि हमारा पड़ोस। तो हमारे आसपास के जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, सब कुछ काय का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो एक्चुअली में हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के मेनली 3 कंपोनेंट, यानी इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहला है नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है ह्यूमन मेड कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, और तीसरा आता है ह्यूमन इंसान भी तो, भाई हम भी तो इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो नेचुरल अगर हम बात करें तो नेचुरल में सारी चीज़ें आ जाती है। नेचुरल कंपोनेंट में वो चीज़ें जो नेचुरल हैं, जो प्रकृति से डायरेक्टली हमें मिली है, उनके साथ इंसान ने कुछ भी नहीं किया है, उनको मॉडिफाई नहीं किया है। जैसे अगर हम बात करें लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, सब कुछ जो नेचर से हमें मिलता है वो नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। ह्यूमन मेड की अगर हम बात करें, जितनी भी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें इंसानों ने बनाई है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। ह्यूमन, हम भी तो इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे इंसानों से मिलकर ही क्या बनती है, सोसाइटी बनती है, कम्युनिटी बनती है, एजुकेशन सिस्टम बनता है, और जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली है तो इंसानों से मिलकर ही फैमिली बनती है। तो ये सब भी तो क्या है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो ह्यूमन भी इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये तो कंपोनेंट की बात कर ली कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अब कितने टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, तो टाइप की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। पहला होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट नाम से क्या पता चल रहा है, जो नेचर से हमें मिला है डायरेक्टली। नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी कंडीशंस आती हैं जो बायोटिक प्लस अबायोटिक होती हैं। बायोटिक यानी कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो लिविंग है, जैसे प्लांट, एनिमल्स, जो लिविंग है वो बायोटिक कंडीशंस के अंदर आती हैं, और एबायोटिक के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि सोइल, एयर, वाटर, जो नेचर से हमें मिला है। तो नेचर से जितनी भी बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस है वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है। हमें पता है कि जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, तो अर्थ में कितने डोमेन्स हैं। ठीक है। तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है, लिथोस्फीयर। ठीक है। सब कुछ हम बात करें तो सब कुछ काय के अंदर आ जाता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर, ये जो 4 परिमंडल हैं, 4 डोमेन्स हैं अर्थ के, इनके बारे में हम 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर यानी कि जितना भी लैंड पोर्शन, जितना भी सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है, जिसमें लैंड, कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स, सब कुछ आ जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें, जिसमें वाटर आता है, वाटर बॉडीज जैसे ओशियंस आते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, एयर आती है। जैसे कि हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स भी होती हैं, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मिजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और इसके बारे में हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, और भी आगे डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि हमें बेसिक समझना है। तो हर चैप्टर का हमारा एम ये होना चाहिए कि उस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ छूटे ना, सब कुछ हमें समझ में आ जाए।
समझना है, पढ़ना अलग चीज़ है और समझना, उसका एनालिसिस करना इज डिफरेंट। बायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसा जोन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें, लैंड, वाटर, एयर, सब कुछ पाया जाता है, जहाँ पर लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। तो बायोस्फीयर का मतलब अगर लिविंग वर्ल्ड होता है तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये वर्ड भी हम कई बार सुनते हैं, इकोसिस्टम। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है भाई, ठीक है, बायोस्फीयर तो मतलब हमने समझ लिया ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इकोसिस्टम तो ऐसा सिस्टम, इट रेफर्स टू द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस भी यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे पर यहाँ पर डिपेंड होते हैं। इंटर डिपेंडेंस refers to interaction and interdependence of all living organisms एंड साथ में यहाँ पर आधो अधूरी डेफिनेशन हमें नहीं पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग। यानी कि इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहाँ पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनका इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और जितने भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं उस इन्वायरमेंट के जहाँ पर वो रह रहे हैं वो भी इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आई होगा आपको समझ आ चुका होगा। अब बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो इकोसिस्टम जो होता है स्मॉल लेवल पर होता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, पॉन्ड्स का इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड्स में क्या होता है, वाटर होता है, फिश होती हैं, प्लांट्स होते हैं, सनलाइट आ रही है तो सनलाइट, प्लांट्स जो है सनलाइट पर डिपेंडेंट है, कोई जो प्लांट पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स हैं तो प्लांट पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स भी वहाँ पर होते हैं। फिश जो होती हैं वाटर में डिपेंडेंट है, प्लांट को वाटर की ज़रूरत है, तो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सभी का एक दूसरे में यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है और इंटरडिपेंडेंट है सब कुछ एक दूसरे पर। तो ये पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। इस तरीके से फॉरेस्ट में हम देखते हैं लिविंग नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरेक्शन उनके हो रहे हैं, तो वो उनका इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम कई तरीके से, जैसे कि डेजर्ट्स का एक इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम जो होता है छोटे लेवल पर होता है। बायोस्फीयर तो होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो कुछ भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं बायोस्फीयर को सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, क्योंकि बायोस्फीयर मतलब लाइफ, तो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो सारे इकोसिस्टम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की हमने बात कर ली। अब दूसरा बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, हमें पता है कि ह्यूमन ने कई सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमें पता है अर्ली ह्यूमंस जो थे हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया, विलेजेस डेवलप हुए, और पहले जो ट्रेड होता था उसमें बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, यानी कि जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स भी कहते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति, उसमें मनी का यूज़ नहीं होता था, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, उसको कपड़े चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, तो हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिए। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें मनी का यूज़ नहीं होता है। तो इस तरीके से ट्रेड होता है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कई सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए, कई सारे इंडस्ट्रीज़ आज के समय में हम देखते हैं कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इनसे नेचर को भी कहीं कहीं हार्म पहुंचता है। जैसे कि हम देखते हैं पोल्यूशन सबसे बड़ी दिक्कत है, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन ने नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं कुछ जगह वाइसली यूटिलाइजेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से नेचर को हार्म पहुँचता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे नेचुरल हम रिसोर्सेज का भी यूज़ करें और नेचर को भी हार्म ना पहुँचे। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से करेंगे कि हमारी नीड्स फुलफिल हो जाए, नेचर को कोई हार्म ना पहुँचे
और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे रहे, यानी कि हमारी नीड जो है वो फुलफिल हो जाए, नेचर को कोई हार्म ना पहुँचे, इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, और सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचे रहे संसाधन। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है और कैसे रिसोर्सेज का वाइस यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके इन्वायरमेंट को लेकर कि इन्वायरमेंट की हमें रक्षा करनी है, उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।